तो आज एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ाया जाएगा। इसके पहले आपको एक्सरसाइज 4.1 के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी पढ़ाए जा चुके हैं और आशा करते हैं आपको समझ में भी आ रहा होगा। 4.1 के अब जो क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे, इसके पहले जो हम क्वेश्चन बताए थे उसमें ये था कि कैसे हम पहचानेंगे कि कौन से द्विघात समीकरण हैं और कौन से द्विघात समीकरण नहीं है। तो हम उनके मानक रूप को देख लेते थे कि ax² + bx + c = 0 के रूप का है या नहीं है, तो इससे हम आसानी से पहचान लेते थे। अब हम देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 4.1 एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है। हम क्वेश्चन यहाँ से पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन पूरा पढ़ेंगे हम। PDF आपके पास भेजी गई है, NCERT की बुक भी आपके पास होगी, उसमें से आप क्वेश्चन को देख लें और देख के तब समझें, तब ज़्यादा अच्छा लगेगा पढ़ने में। हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। अब ये क्वेश्चन तब आपको समझ में आएगा जब आपके पास क्वेश्चन हो सामने। आप PDF खोल लें या किताब खोल लें, उसमें देखें कि क्वेश्चन कहाँ है और क्वेश्चन को ढूंढ के पढ़ें। एक आयताकार भूखंड है। भूखंड मतलब भूमि का एक खंड है। आयताकार है, आयताकार भूखंड ये है। एक आयताकार भूखंड है। भूखंड का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल कितना दिया गया है? 528 वर्ग मीटर। इसका क्षेत्रफल दिया गया है 528 वर्ग मीटर। फिर आगे क्षेत्र की लंबाई, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के, लंबाई जो लंबी होती है उसे हम लंबाई कहेंगे। ये इसकी लंबाई है और ये इसकी क्या है? चौड़ाई है। लंबाई अधिक होगी, दिखाई भी दे रहा होगा आपको, ये लंबी है तभी लंबाई कहा जा रहा है। तो जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना। मतलब ये जो आपको कथन बताया गया है, इस कथन को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। अर्थात अब हम पूरा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, उसको सुने। एक आयताकार भूखंड है। आयताकार भूखंड का जो क्षेत्रफल है 528 वर्ग मीटर है। इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। इस पूरे के पूरे कथन को आप एक द्विघात समीकरण अर्थात ax² + bx + c = 0 के रूप में व्यक्त कीजिए। आओ अब व्यक्त करते हैं। हम मान लेंगे कि माना आयताकार भूखंड की लंबाई बराबर x मीटर। आयताकार भूखंड की लंबाई कितना मान लिए हम? x मीटर। तो आयताकार भूखंड की चौड़ाई कितनी हो जाएगी? इसके 2 गुने से, 2 गुने से, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। उल्टा मान लिए, थोड़ा सा करेक्शन करना होगा। चौड़ाई मानेंगे, करेक्शन कर लेंगे थोड़ा सा। चौड़ाई बराबर x, तो जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने से, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। ये है आयताकार भूखंड की जो लंबाई है वो चौड़ाई के, चौड़ाई x है। तो जो लंबाई है चौड़ाई के 2 गुने से, चौड़ाई कितनी है? x है, उसके 2 गुने से कितना अधिक है? 1 अधिक है। कौन अधिक है? लंबाई अधिक है, लंबाई ही अधिक होगी, ठीक है ना। ये लंबाई होती है, ये चौड़ाई होती है और ये इसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। कथन समझ में आ रहा होगा आपको। इसलिए आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर
क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितनी है? लंबाई है 2x + 1, चौड़ाई कितनी है? x है। क्वेश्चन को हम रिपीट कर रहे हैं, फिर से आप सुन लीजिए। एक आयताकार भूखंड है। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर दिया गया है। आयताकार भूखंड की जो लंबाई है, लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। यहीं से हम समीकरण बना लेंगे। चौड़ाई को हम x मान लिए, तो जो लंबाई है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक हो गई। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो लंबाई गुणे चौड़ाई 2x + 1 × x। अब यहाँ पे हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, अर्थात अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा? जो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल आप निकाले हैं 2x + 1 × x, ये कितना दिया गया है? 528 वर्ग मीटर दिया गया है। 528 वर्ग मीटर दिया गया, उसी के हम बराबर कर दिए। मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2x² + x, इधर बुला लेंगे इसको तो ये हो जाएगा -528 बराबर कितना हो गया? 0। ख़त्म। सिर्फ इसको द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना था, हल नहीं करना है। जब हल करना होता तो हम इसको गुणनखंड विधि से या पूर्ण वर्ग विधि से या श्रीधराचार्य विधि से, किसी भी विधि से हल करके हम लंबाई और चौड़ाई का अलग अलग मान निकाल लेते। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि सिर्फ इसको द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए, और यह एक द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त हो गया। अर्थात ये हो गया ax² + bx + c = 0 के रूप का हो गया। दैट सॉल्व, यही इसका आंसर हो गया। आप समझ पा गए होंगे क्वेश्चन को। अब केवल और केवल इसको द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना था, और हम इसको द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कर दिए। चित्र भी बना लेना है। ये एक आयताकार भूखंड है। आयताकार किसे? आयत जान ही रहे हैं कि आयत है ये, इसकी लंबाई है, ये चौड़ाई है। लंबाई अधिक है, कितनी अधिक है? चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, और क्वेश्चन को हल कर लिया गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप जो नोट्स भेजा गया है आपको, उसको भी और जो बुक है आपके पास, दोनों को अपने सामने रखिए, वीडियो को देखिए और समझते रहिए। बस केवल उतारना नहीं है, छापना नहीं है। बहुत कुछ आप नोट्स बना चुके हैं, ये सभी चीज़ें भेजी जा चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ रहे हैं। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। फिर से बता दें कि इन निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। जो भी आपको ये लिखित क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, इनको द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कर देना, अर्थात ax² + bx + c = 0 के रूप में व्यक्त कर देना है। बस हल नहीं करना है, केवल व्यक्त कर देना है। तो आओ देखें, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, एक एक चीज़ को समझेंगे। पहली चीज़ देखिए, धनात्मक पूर्णांक हैं। क्या हैं? धनात्मक पूर्णांक। फिर क्या कह रहा है? क्रमागत हैं। क्या हैं? क्रमागत। क्रमागत को समझिए, क्रम धन आगत, अर्थात जो चीज़ें क्रम से आएँ। जैसे 1 के बाद क्रम से क्या आएगा? 2, 2 के बाद क्रम से फिर क्या आएगा? 3, 3 के बाद क्रम से क्या आएगा? 4। कैसे आ रहा है? 1 था, 1 में 1 जोड़ दिए तो कितना आ गया? 2, 2 में फिर 1 जोड़ दिए तो कितना आ गया? 3, 3 में 1 जोड़ दिए कितना आ गया? 4। ये सब क्रम से आ रहा है। 1 1 जोड़ने पर जब हमको आगे की संख्याएं मिलने लगे तो उसे हम कहेंगे क्रमागत पूर्णांक संख्याएं, जो क्रम से आ रही हों। अर्थात मान लेंगे यहाँ, माना पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x। पहला धनात्मक पूर्णांक x मान लिया गया है, तो दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, बार बार यहाँ हम कह रहे हैं क्रमागत, और क्रम से कब आएगा? जब उसमें 1 ऐड कर दिया जाएगा। जैसे 10 के बाद अगला क्रम क्या होगा? 11 होगा, तो उसमें 1 ऐड कर दिया जाए। लिखेंगे इसलिए दूसरा क्रमागत
धनात्मक पूर्णांक बराबर, इसमें कितना जोड़ देंगे हम, 1 जोड़ देंगे। x था उसमें 1 जोड़ दिया गया तो उसके आगे वाला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हमको क्या मिल गया, x + 1। ये क्वेश्चन बनाया जा रहा है। फिर आगे देखिए क्या कर रहे हैं, गुणनफल इनका गुणनफल कितना होगा, 306 होगा। ठीक, प्रश्नानुसार हम देखेंगे, प्रश्नानुसार इन दोनों का गुणनफल अर्थात x × x + 1 = 306, x × x + 1 = 306। गुणा कर लेंगे इसका हम, x² + x - 306 = 0। x × x + 1 = 300, तो x² + x - 306 = 0। सिर्फ यही इतना बनाना था, इसको हल नहीं करना था, केवल द्विघात समीकरण के रूप में इसे व्यक्त करना था। फिर से क्वेश्चन हम सुन लेते हैं कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हैं, क्रमागत हैं अर्थात क्रम से आने वाले हैं, अर्थात जैसे आप काउंटिंग करते हैं 20, 21, 22, 23, इस तरह के 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हैं जिनका गुणनफल कितना हो रहा है, 306 हो रहा है। तो उसे हमें द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना था। तो मान लिए कि माना पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x, तो दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x + 1, और हल कर लिए तो हो गया x² + x - 306 = 0। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ से केवल एक्सपेक्टेशन की जा सकती है कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अभी तक आपको जो है क्वेश्चन के सॉल्यूशंस केवल भेजे जा रहे थे, वो क्वेश्चन सॉल्यूशन आप देख रहे थे, अपने मन से समझ रहे थे, उसको नोट कर रहे थे। लेकिन अब जो है आपको वीडियो के माध्यम से लाइव क्लासेस देने का प्रयास किया जा रहा है, इससे आप और बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। अगर आपको कहीं कोई समस्या आ रही है तो वीडियो देखते समय उसमें कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर जो हमारा मोबाइल नंबर है, जो व्हाट्सएप नंबर है, उस पर अपनी समस्या को पूछ सकते हैं। इस स्थिति में ऐसी ही व्यवस्थाएं दी जा सकती हैं। व्यवस्थाओं को लगातार बेहतर करने का प्रयास जारी है। अगला क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। कौन बड़ा है, रोहन की माँ। किससे, अपने पुत्र या पुत्री से। कितनी, रोहन से, रोहन पुत्र ही होगा। रोहन की माँ अपने पुत्र से 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। 3 वर्ष पश्चात, बात को समझेंगे। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। किसकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। किसके किसके बीच में रिलेशन बनाया जा रहा है, रोहन और उसके माँ के बीच में। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि रोहन है और रोहन की माँ है। तो जो रोहन की माँ है वो रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। फिर 3 वर्ष पश्चात अर्थात 3 वर्ष बाद। अच्छा, जब 3 वर्ष बाद कहा जाएगा, पहले हम क्वेश्चन को एक एक क्रम से समझ लेते हैं। हाँ, मान लेंगे इसमें, माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। रोहन x वर्ष का है और जो रोहन की माँ है वो रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। इसलिए रोहन के माँ की आयु बराबर 26 वर्ष बड़ी हैं। कौन, रोहन की माँ बड़ी होंगी, माँ हमेशा बड़ी ही होगी। रोहन के माँ से की आयु बराबर कितनी हो गई, x + 26 वर्ष। ठीक,
अब हम 3 वर्ष पश्चात जाएंगे, अर्थात पश्चात का मतलब क्या होगा? बाद। पश्चात कह रहा है, पश्चात का मतलब क्या होगा? बाद। 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। जैसे मान लेते हैं कि अभी हमारी उम्र 25 वर्ष है, मान लेते हैं कोई अभी पूछे हमसे कि आपकी उम्र कितनी है, तो हम कह देंगे हमारी उम्र 25 वर्ष है। तो फिर 3 वर्ष बाद हमारी उम्र कितनी हो जाएगी? अभी 25 है तो 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? तो हम क्या करेंगे? 25 में 3 क्या करेंगे? जोड़ देंगे। कितनी हो जाएगी? 28 वर्ष। या आपसे भी पूछे कोई, आपके घर में ही कोई पूछ ले कि आपकी उम्र कितनी है, तो आप कहेंगे कि हमारी उम्र 15 वर्ष है। तो पूछेगा 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? तो 15 3 कितनी हो जाएगी? 18 हो जाएगी। ठीक। अच्छा, आपकी उम्र 15 है, आपके भाई की उम्र 10 है, तो 3 वर्ष बाद आपकी उम्र कितनी हो जाएगी? 15 3 18, और भाई की उम्र कितनी हो जाएगी? 10 3 13। जब आप बढ़ रहे हैं तो भाई भी तो बढ़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि आप बढ़ गए और भाई उसी 10 पे रुका रह गया, तो ऐसा नहीं होगा, दोनों बढ़ेंगे। कहने का मतलब यह है कि रोहन की वर्तमान आयु x है, तो 3 वर्ष बाद रोहन भी बढ़ेगा और उसकी माँ भी बढ़ेगी। लिखेंगे इसलिए 3 वर्ष पश्चात। पश्चात शब्द से कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, तो हम ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं बाद। 3 वर्ष बाद रोहन की आयु बराबर, 3 वर्ष बाद रोहन की आयु अभी x है, 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? x + 3 हो जाएगी। फिर 3 वर्ष पश्चात रोहन के माँ की आयु बराबर, माँ भी बड़ी हो जाएगी। माँ कितनी है? x + 26 है, प्लस 3 वर्ष बाद, तो +3, तो ये हो जाएगा x + 29, ऐसे हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार देखेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम समझते हैं कि प्रश्न क्या कहना चाह रहा है, किस आधार पर हमको समीकरण बनाना है। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। इनकी आयु का जो गुणनफल है, अर्थात रोहन की आयु 3 वर्ष बाद इंटू उसके माँ की आयु 3 वर्ष बाद, दोनों का जो गुणनफल है वो कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। 360 हो जाएगा। अब इसको हम हल कर लेंगे और किस रूप में बदल देंगे? ax² + bx + c के रूप में। x का x में गुणा हो जाएगा, x² + 29x + 3x, 3 का इसमें गुणा हो जाएगा, 3 9 27, 3 दूनी 6 1 7, = 360, ऐसे हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए कैसे गुणा किया गया है। x का x में गुणा हुआ, x², x का 29 में गुणा हुआ 29x, 3 का x में गुणा हुआ 3x, 3 का 29 में गुणा हुआ 87 आ गया, बराबर कितना है? 360। तो हो जाएगा x² + 29 और 3 जुड़ जाएगा 32x + 87 - 360 बराबर 0। हल कर लेंगे इसको थोड़ा सा घटा के, यही लिख दें, x² + 32x माइनस इक्वल 0। ये हो गया ax² + bx + c = 0 के रूप का, अर्थात अब यह द्विघात समीकरण के रूप में बदल गया। हम एक बार पूरे क्वेश्चन को पढ़ दे रहे हैं, आप पूरे क्वेश्चन को एक बार सुन लीजिए, उसके बाद फिर हम इसको फिनिश करते हैं। पूरा क्वेश्चन क्या था कि एक रोहन है और एक उसकी माँ है। रोहन के माँ की आयु रोहन की आयु से 26 वर्ष ज़्यादा थी। रोहन के माँ की आयु रोहन की आयु से 26 वर्ष ज़्यादा थी। 3 वर्ष बाद
3 वर्ष बाद रोहन भी बड़ा हुआ, उसकी माँ भी बड़ी हुई, मतलब x + 3 हो गया और ये हो गया x + 26 + 3 तो हो गया x + 29। दोनों के आय का गुणनफल कितना हो गया 360 और इसको हम हल कर लिए और आ गया x² + 32x - 273। जितने भी प्रश्न थे सभी को ax² + bx + c = 0 के रूप में करना था। एक क्वेश्चन बचा है उसको हम कल बताएंगे और कल ये एक्सरसाइज पूरी खत्म हो जाएगी। आप लाभ उठाते रहिए इसका। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।